दोस्तों वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 ये इंसानों के इतिहास की सबसे खूंखार जंग साबित हुई, क्योंकि इस खतरनाक जंग में करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। दोस्तों वर्ल्ड वॉर की इस तबाही को देखकर तो पूरी दुनिया डर से कांप उठी और फिर इंसानियत ने कसम खाई कि ऐसा खून खराबा कभी नहीं होगा। और इसी वजह से यूएनओ जैसी कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना की गई ताकि दोबारा से फ्यूचर में वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति पैदा ना हो सके। लेकिन अगर आजकल के हालातों पर नजर डाली जाए तो इन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि अब वर्ल्ड वॉर 3 बहुत नजदीक है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकवाद की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी हमेशा तनाव बना रहता है और वहीं पर सारे देश अपने आप को मजबूत बनाने के चक्कर में अपनी हथियारों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ रशिया आए दिन अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स की धमकी दे रहा है। रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा और वहीं पर अमेरिका भी अंदर ही अंदर अपनी खतरनाक चालें चलता जा रहा है। और अगर वहीं पर दूसरी तरफ चाइना को देखा जाए तो चाइना भी अपने आप को सुपर पावर बनाने के चक्कर में पूरे इजराइल को ही निगलना चाहता है। दोस्तों ये सारी चीजें हमें वर्ल्ड वॉर 3 की ओर इशारा कर रही है। तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगा, और अगर होगा तो कौन सा देश किसका साथ देगा? ऐसे और भी बहुत सारे डाउट्स को आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम सीधा बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 3 कब और कैसे होगा उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 किन कारणों की वजह से हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 1 की। दोस्तों साल तो 1914, जिसमें एक 19 साल का नौजवान ऑस्ट्रिया के युवराज फर्डिनांड की हत्या कर देता है। और जैसे इस घटना का पता ऑस्ट्रिया के महाराज को पता चलता है तो वह आग बबूला होकर सर्बिया देश पर हमला कर देता है। और जैसे ही इस हमले का पता रशिया को चलता है तो फिर रशिया सर्बिया देश को बचाने के चक्कर में ऑस्ट्रिया पर हमला कर देता है। और फिर ऑस्ट्रिया को रशिया से बचाने के लिए यहाँ पर आता है जर्मनी। और इसके बाद तो यूके और यूएसए जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज भी एक के बाद एक इस युद्ध में शामिल होती जाती है। और देखते ही देखते छोटी सी जंग वर्ल्ड वॉर का रूप ले लेती है, जिसमें करोड़ों लोग मारे जाते हैं। लेकिन दोस्तों युद्ध तो सिर्फ 2 देशों के बीच में छिड़ा था, तो फिर बाकी के देश क्या सच में एक दूसरे की मदद करने के लिए आए थे? तो जवाब आता है नहीं। इसके मेन 4 रीजन बताए जाते हैं: नेशनलिज्म, इंपेरियलिज्म, मिलिट्रिज्म और अलायंसेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद। दोस्तों राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश से प्यार करना, यानी कि अपने देश के लिए जीना और अपने देश के लिए मर जाना। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब यही भावना अहंकार में बदल जाती है तो यही विनाश का कारण बनती है। और इसका परिणाम तो हमने पहले विश्व युद्ध में देख लिया था, जहां पर सारे देश अपने आप को सबसे ऊंचा और बाकी देशों को नीचा दिखाने के चक्कर में अपने आप को विश्व युद्ध की आग में झोंक देते हैं। और यही सेम सिनेरियो हो रहा है अभी के टाइम में, जो कि आगे जाकर वर्ल्ड वॉर 3 का कारण भी बनेगा। ये सारे देश फिर से अपने आप को सबसे महान और ताकतवर साबित करने की रेस में जुड़ चुके हैं। अमेरिका भले ही बाहर से शांति की बातें करता हो, लेकिन वो हमेशा इस पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाने के लिए हमेशा अंदर ही अंदर अपनी खतरनाक चालें चलता रहता है। अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को झुकाने की अपनी सारी कोशिशें करी, लेकिन इसके बदले में इंडिया ने अपने आप को और मजबूत बनाकर अमेरिका का सारा घमंड तोड़ दिया। और वहीं पर अगर चाइना को देखा जाए तो चाइना भी अपने आप को सुपर पावर बनाने के चक्कर में आर्मी से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर फील्ड में अपनी सारी शक्तियां झोंक रहा है। दूसरी तरफ रशिया भी दुनिया भर में अपना दबदबा बनाने के चक्कर में आए दिन अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स की धमकी देता रहता है। इसने तो अपने न्यूक्लियर बमों को इस तरीके से प्रोग्राम किया है कि यदि आने वाले फ्यूचर में रशिया खत्म भी हो गया तो इसकी आखिरी सांसें भी इस पूरी दुनिया को समाप्त कर देगी। जी हाँ, क्योंकि ये सारे बॉम्ब ऑटो मोड पर सेट है, यानी कि जैसे ही रशिया खत्म होता है तो ये सारे बॉम्ब्स इस पूरी दुनिया को खुद ब खुद अपना टारगेट बनाएंगे। यानी कि रूस साफ कह चुका है हम तो डूबेंगे, साथ में आपको भी लेकर डूबेंगे। दोस्तों नेशनलिज्म के बाद वर्ल्ड वॉर 1 का दूसरा सबसे बड़ा रीजन इंपेरियलिज्म को बताया जाता है। इंपेरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद। इसका मतलब होता है दूसरे देशों पर कब्जा करना और वहां के मानवीय और प्राकृतिक संसाधनों पर अपना हक जमाना। और इसी लालच के चक्कर में यूरोप की बड़ी बड़ी शक्तियां आपस में भिड़ जाती है और इस पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 1 की आग में झोंक देती है। और यही सेम सीन हो रहा है अभी के टाइम में। जैसे कि फॉर एग्जांपल रशिया पूरे यूक्रेन को हड़पने के चक्कर में अपनी पूरी ताकत झोंक चुका है और इसके बदले में वो लगभग
लगभग यूक्रेन के 20% भाग पर अपना कब्जा भी जमा चुका है। पाकिस्तान भी इंडिया के कश्मीर को अपने कब्जे में लेने के चक्कर में आतंकवाद का सहारा लेता है, लेकिन इसके बदले में इंडिया हर बार उसको अपना करारा जवाब देता है। और वहीं पर दूसरी तरफ अगर चाइना को देखा जाए तो इंडिया और चाइना के बीच में भी LAC को लेकर हमेशा तनाव बना रहता है। दोस्तों, ये लालच, ये ग्रीड पहले भी इस दुनिया के लिए विनाशकारी साबित हो चुकी है और फ्यूचर में तो इसके और भी घातक परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। बाकी नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म के बाद वर्ल्ड वॉर 1 का तीसरा सबसे बड़ा रीजन मिलिट्रिज्म को बताया जाता है। दोस्तों, दूसरे देशों के ऊपर अपना कब्जा करने के लिए इन देशों को अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाना पड़ता था ताकि दूसरे देशों के ऊपर आसानी से कब्जा जमाया जा सके। और यही सेम सिनेरियो हो रहा है अभी के टाइम में, जहां पर सारे देश अपने आप को मजबूत और शक्तिशाली बनाने के चक्कर में अपनी मिलिट्री और अपने हथियारों के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, जो कि फ्यूचर में जाकर इस पूरी दुनिया के लिए बहुत घातक साबित होने वाले हैं। दोस्तों, फिर इसके बाद में वर्ल्ड वॉर 1 का चौथा सबसे बड़ा कारण अलायंसेस को बताया जाता है, यानी कि बड़े बड़े देशों के बीच में बने ऐसे गठबंधन जिन्होंने इस पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। सबसे पहले 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरियन और इटली, ये तीनों देश अपनी सुरक्षा के लिए ट्रिपल अलायंस बनाते हैं। और फिर इसके बाद में 1907 में दूसरी अलायंस बनती है जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया शामिल होते हैं। यानी कि इन 2 अलायंसेस ने पूरे यूरोप को 2 भागों में बांट दिया था। और अगर आजकल के हालातों पर नजर डाली जाए तो आज भी हालात कुछ अलग नहीं है। जी हाँ, आज एक तरफ नाटो है जिसमें अमेरिका, इटली, डेनमार्क और कनाडा जैसी कंट्री शामिल है, और वहीं पर दूसरी तरफ रूस और चाइना का गठबंधन है जिसमें रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज शामिल है। अब ये 2 बड़ी अलायंस किस तरीके से वर्ल्ड वॉर 3 का कारण बनेगी मैं आपको समझाता हूं। फॉर एन एग्जांपल, इस टाइम पर रशिया और यूक्रेन के बीच घमासान युद्ध चल रहा है, लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो रशिया की ताकत के आगे यूक्रेन ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता था। तो फिर ऐसा क्या कारण रहा कि आज भी यूक्रेन रशिया के सामने झुकने को तैयार नहीं है? तो इसका मेन रीजन बताया जाता है नाटो। दोस्तों, यूक्रेन तो रशिया के सामने बहुत पहले हार चुका था, लेकिन नाटो की सपोर्ट की वजह से वो आज भी रशिया के सामने सीना तान के खड़ा हुआ है। लेकिन अगर अब रशिया भी अपने साथियों से मदद मांगता है तो फिर इस वर्ल्ड वॉर 3 को होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, जब वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि वर्ल्ड वॉर 3 कब और कैसे होगा, लेकिन अगर वर्ल्ड वॉर 3 के बाद वर्ल्ड वॉर 4 होता है तो लोग सिर्फ लकड़ी और पत्थरों से लड़ेंगे। यानी कि वो साफ कह चुके हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 के बाद ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, लोगों के पास लड़ने को एक भी हथियार नहीं बचेगा, या फिर हो सकता है कि पूरी इंसानियत ही खत्म हो जाए। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 सिर्फ एक गलतफहमी से हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 अहंकार से हुआ, और अगर अब फ्यूचर में वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो वो होगा हमारी मूर्खता से।